नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। मेरा नाम गौरांग और आपका स्वागत है अजमेर के इस मंडे मोटिवेशन शो में जिसका नाम है बी फिट अजमेर। आज हमारे साथ हैं योग आचार्य हेमंत जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड योगा इंस्ट्रक्टर हैं 2001 से। पतंजलि योगा समिति से जुड़े हुए हैं अजमेर में। ये वैदिक प्रिंसिपल रह चुके हैं बहुत से स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पिछले कुछ महीनों से पुलिस के जवानों को योगा की क्लासेस दे रहे हैं और इनने एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है तनाव मुक्ति, जो कि 2016 में इनकी पब्लिश हुई थी और इन्हें 2017 में अपनी खुद की ही शादी में उसका विमोचन किया था। क्या हालचाल है सर आपके? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सर। जैसे कि आप योगा टीचर हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज के जैसे आप योग सिखाते हैं, पर आजकल जो एक वर्ड फेमस चल रहा है योगा, ज्यादा फर्क नहीं है, इंग्लिश और हिंदी का फर्क है, पर कोई मूल फर्क बता सकते हैं इसके बारे में कि योगा और योग में क्या फर्क है? मूल फर्क तो योगा और योग में इतना सा है कि ये शब्द जब विदेश में चला गया तो उन्होंने राम को रामा बना दिया, कृष्ण को कृष्णा बना दिया। अंग्रेजी भाषा की शैली होती है, अंत में ए लगाते हैं और ए लगा करके किसी शब्द को जब बोलते हैं तो हम भारत के जितने लोग हैं पाश्चात्य संस्कृति से आकर के जो चीज आती है उसको बहुत ज्यादा इतना फर्निश्ड समझते हैं, जैसे बहुत बढ़िया चीज किसी ने परोस दी। होता कुछ नहीं। हमारी संस्कृति के मूल बहुत सारे मसाले में से थोड़ी सी एक चीज को उठा करके बढ़िया सा रैपर लगा करके परोस देते हैं कि योग से योगा। योग में इतनी सारी विधाएं हैं, कोई ये हमें बताएंगे विदेश के लोग कि योग क्या होता है? हम भारतीय संस्कृति वालों के रग रग में, खून खून में योग, वेद, सत्य, ये सारी चीजें भरी हुई है। ये विदेश वालों से सीखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अच्छी चीज यदि कोई बताता है एक बार सीखनी चाहिए। उसके बाद इस योगा की बजाय योग को अच्छे ढंग से एक अच्छे आचार्य से सीख करके अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहिए, स्वस्थ बनाना चाहिए, बलवान बनाना चाहिए और उसके अलावा एक अच्छे जीवन के उद्देश्यों को जानकर उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। एक योगा, जो अगर अपन ने योगा के ऊपर बात करी है तो योगा में एक हठ योगा, अंगवर्धना, ये जो अलग अलग टाइप के जो योगाज हैं, ये इनके बारे में थोड़ा बताइए कि एक्चुअली में लोगों को थोड़ी बेसिक जानकारी हो उसके बारे में। देखो, योग के जितने मूल ग्रंथों को देख रहे हैं तो योग का मुख्य जो भाग निकला है वो ब्रह्म योग का है, वो है वेद में से निकला। आज से 1,96,08,53,120 वर्ष पहले का जो सृष्टि का काल था, तब से ये संसार चला आ रहा है और ये भी 121वां वर्ष चल रहा है। लगभग 2 अरब साल अगर मोटे रूप में कहें तो ये हो चुके। इन 2 अरब सालों पहले जब संसार में सबसे पहले मनुष्य हुआ तो परमात्मा ने सबसे पहले उसको जीने के लिए एक मैनुअल दिया। अभी आप वॉशिंग मशीन लाते हैं तो मैनुअल साथ आता है, टीवी लाते हैं एक मैनुअल साथ आता है। परमात्मा ने मनुष्य उत्पन्न करके वेद का ज्ञान उसको मैनुअल के रूप में दिया कि तुझे कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कर्म कैसे करना है, वापस मेरे पास कैसे लौटना है, ये पूरा एक दिया। इसी में योग नाम का एक विधा, एक ब्रांच के रूप में, इंपॉर्टेंट एंड मेन ब्रांच के रूप में दिया। ये लाइफ को जीने का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम ऐसा है कि योग को अब एक थेरेपी, एक मेडिसिनल थेरेपी या एक एक्सरसाइज या एक विशेष स्पेसिफिक प्रैक्टिस अगर कहें तो ये तो छोटे शब्द हैं। वास्तव में योग एक पूरी जीवन पद्धति है, योग एक पूरा लाइफ स्टाइल है। एक आइडियल लाइफ कैसे जी जा सकती है वो योग में, वेद में, आयुर्वेद में बहुत अच्छे ढंग से समझाई गई है। एक छोटे छोटे 5-7 सूत्रों को भी देख करके पूरा जीवन जिया जाए तो जीवन कम पड़ जाएगा, इतने सारा गहराई उसमें है। वहां तो हजारों नहीं लाखों करोड़ों सूत्र। तो इसीलिए ये इतने सारे ग्रंथ हैं, चाहे वो आयुर्वेद के हों, चाहे योग के हों, चाहे हठ योग के हों, चाहे भक्ति योग के। अभी आपने ब्रांचेस की बात की तो गीता में बहुत सारे योगों की बात कर रहे हैं। सांख्य दर्शन है, सांख्य योग है, उसमें कर्म योग है, उसमें भक्ति योग है, उसमें ज्ञान योग है। ऐसे वेद में ज्ञान सूक्त है, ऋग्वेद का 191वां सूक्त है, 10वें सूक्त का 191वें 10वें मंडल का 191वां सूक्त है, ज्ञान सूक्त, उसमें से ज्ञान योग निकला। फिर भक्ति योग की बात करें, फिर कर्म योग की बात करें तो यजुर्वेद पूरा का पूरा कर्म पर आधारित है। उसमें से कर्म योग इतने बड़े स्तर पर निकला कि उसको पढ़ने के लिए मनुष्य की आयु कम पड़ जाए, इतना जान, और थोड़ा सा पढ़ने के बाद भी व्यक्ति इतना अभिभूत हो जाता है, उसको लगता है कि मेरे को 500-700 साल की आयु का नहीं, इतना गजब की। ये दूसरी ब्रांच कर्म योग। तीसरा फिर भक्ति योग,
इसमें नवधा भक्ति के रूप में भी बहुत सारे स्थानों पर बताया। तो बहुत सारे योग के ग्रंथ हुए। फिर हठ योग की आप बात कर रहे थे, तो हठ योग में महर्षि घेरंड हुए, योगी स्वात्माराम योगींद्र हुए, और योगी मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, नाथ परंपरा के भी बहुत सारे योगी हुए। इन सब योगियों ने, और भी बहुत सारे हैं, 10,000 से ज्यादा ग्रंथ छोटे मोटे पुस्तकों के रूप में मिलते हैं। तो मुख्य शिव संहिता हुई, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों के रूप में। इसमें जो मुख्य रूप घट शुद्धि की बात कर रहे हैं, जब शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन मेथड की बात होती है तो उसमें हठ योग काम आता है। हठ योग के मुख्य रूप से 6 कर्म होते हैं। धौतिर्वस्तिस्तथा नीतिः, त्राटकं नालिकं तथा कपालभातिश्चैतानि, षट्कर्माणि समाचरेत्। ये षट्कर्म है, इनको मुख्य रूप से हठ योग ही कहा जाता है। इसी में आसनों की बात कर रहे हैं। सिद्धं पद्मं तथा भद्रं, मुक्तं वज्रं च स्वस्तिकं, सिंहं च गोमुखं वीरं, धनुरासनमेव च, मृतं गुप्तं तथा मात्स्यं, मत्स्येन्द्रासनमेव च, गोरक्षं पश्चिमोत्तानम्, उत्कटं संकटं तथा, मयूरं कुक्कुटं कूर्मं, तथा च्युत्तानकूर्मकम्, उत्तानमण्डूकं वृक्षं, मण्डूकं गरुडं वृषं, शलभं मकरं चोष्टं, भुजंगं योगमासनं, द्वात्रिंशदासनान्येव मर्त्ये सिद्धिप्रदानि च। ये जो भिन्न भिन्न आसन रोज आप सुनते रहते हैं, भुजंगासन, शलभासन, ये महर्षि घेरंड ने आसन वाले प्रकरण में 7 अंग बताए, जिसमें आसन वाले प्रकरण में 32 आसन आवश्यक रूप से बताए। बोले बहुत आसन तो बहुत सारे, 84 लाख योनियां जितनी उतने आसन, लेकिन 32 आसन अगर आप समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो मर्त्य सिद्धि प्रदानी चाहिए। इस हठ योग के अभ्यास से शरीर तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन इस मृत्यु लोक में दुख से, शरीर का जो दुख सबसे ज्यादा हमें ज्यादा बड़ा लगता है, उस दुख से सिद्धि प्रदानी चाहिए, अर्थात इस दुख से दूर हो सके। ये हठ योग का ऐसे अलग अलग ब्रांचेस है। सर योगा की बात करी अपन ने, तो आप योगा के प्रोफेशन में हैं, आज के टाइम को देखते हुए कि प्रोफेशन ही कहना अच्छा रहता है कि आप प्रोफेशन में, तो इस प्रोफेशन में क्या यूनिक ऐसा आपको लगा कि नहीं मेरे को अपना जीवन मतलब इस प्रोफेशन में ही समर्पित करना है और इन्हीं चीजों को सीख के आगे लोगों को ये चीजें सिखानी? देखो, मनुष्य का स्वभाव है एक आलस, प्रमाद मनुष्य के भीतर भरा हुआ, बहुत सारा भरा है। इसको हटाने के लिए यत्न करना पड़ता है। हर व्यक्ति चाहता है मैं सुबह जल्दी उठूं, हर व्यक्ति चाहता है मैं स्वस्थ रहूं, हर व्यक्ति चाहता है मैं अच्छा खाऊं, हर व्यक्ति चाहता है मेरे एक एक कार्य का जो है, एक एक कार्य का बहुत अच्छा परिणाम मेरे को मिले, मैं अच्छी नींद लूं, मुझे अच्छी भूख लगे, मैं कहीं घूमने जाऊं तो पूरा आनंद मिले और प्रकृति का आनंद इतना अधिक मिले। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं शरीर के एक एक अंग से सुख उठाऊं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहता। तो मेरे भी मन में ऐसा विचार आया था बहुत वर्षों पहले कि जल्दी उठना चाहिए, उठ नहीं पाते। फिर मेरे हाथ में योग हाथ लगा तो बहुत वर्ष हो गए। फिर गुरुकुल में भी देखा, थोड़ा समय गुरुकुल में भी पढ़ने का अवसर मिला। अच्छा। पूज्य स्वामी रामदेव जी के पास में भी जाने का अवसर मिला। उनके गुरुकुल में उनके गुरुजी से भी पढ़ने का अवसर मिला, जिनसे उन्होंने पढ़ा उनसे भी पढ़ने का अवसर मिला कुछ समय। ऐसे बहुत स्थानों पर हमारे अजमेर के गुरुकुल में, हरियाणा के गुरुकुल में, यहाँ पर जाकर के कुछ योग की विधाओं को जो गूढ़ रहस्य होते हैं वे उनके गुरुओं से सीखे। सीखने के बाद पता लगा कि सुबह उठने के बाद हमारे पूर्वज कितना जोर देकर के क्यों बोलते हैं। वो पता लगा तो उठना शुरू किया। मैंने कहा उठ के देखते हैं होता क्या है, कुछ दिन उठ के देखते हैं, नहीं तो फिर क्या फिर सो जाएंगे, क्या बात है। तो उठ के देखा तो पता लगा कि सुबह तो अमृत बरसता है, जिनको हम शब्दों में बोल ही नहीं सकते। फिर मैंने कहा योग करते हैं, योग करके शरीर में छोटे मोटे जो दोष हैं उसको ठीक करते हैं। ऐसे ठीक करते करते अच्छी प्रस्तुति होने लगी, तो जहाँ करने लगे तो उन्होंने कहा जी आप अच्छा करते हैं, अब हमें भी सिखाओ। ऐसे सिखाते सिखाते उन लोगों ने शिक्षक बना दिया। शिक्षक बनाते बनाते फिर डिग्री, डिप्लोमा, डॉक्टरेट तक बहुत सारी चीजें हमने की। गुरुकुल से आचार्य किया हुआ था कुछ, ऐसे यूनिवर्सिटी से भी किया हुआ था। तो मुझे लगा ये तो बड़ा अच्छा चीज है। एक तो सुबह उठने का नियम बन जाता है, दूसरा व्यक्ति खुद स्वस्थ रह लेता है और खुद स्वस्थ रहने के बाद दूसरों को स्वस्थ बना देता है। तो पुण्य का पुण्य अर्जित कर लेता है, धन का धन अर्जित कर लेता है, समाज की सेवा कर लेता है और अपने आप को नशों से, खराब चीजों से अच्छी चीजों की तरफ बढ़ाता है, अर्थात खराब चीजों से बचाता है।
ये सोच करके मैंने सोचा अब योग का शिक्षक बनने से बढ़िया मुझे तो परमात्मा ने जैसे कोई वरदान दे दिया कि योग हाथ में झोली में मिला और इतने श्रेष्ठ गुरुओं से पढ़ने का अवसर मिला, जानने का अवसर मिला, तो मैंने कहा इससे बढ़िया क्या जॉब हो सकती है। बहुत सारी और भी उपाधियां ली, लेकिन इससे बढ़िया मुझे इससे ज्यादा पैशन से दूसरा कोई काम नहीं कर पाता। योग सिखाता हूँ पूरे दिल से सिखाता हूँ, और अजमेर में बहुत सारे स्थानों पर सिखाया, अजमेर ही नहीं राजस्थान में बहुत सारे स्थानों पर सिखाने से बहुत सारे युवा आज हमारे संपर्क में है। बहुत युवाओं ने अपने जीवन रूपांतरित कर लिए, तो आज याद रखते हैं साथ में। एक आपके जैसे आजकल का जो कॉर्पोरेट प्रोफेशन है, जो जहाँ पे लोग स्ट्रेस बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया लोगों के स्ट्रेस का, तो जो आपका प्रोफेशन है, क्या आपको लगता है उसमें भी आपको स्ट्रेस या उन चीजों का फायदा, मतलब उस चीज का सामना करना पड़ता है? मजे की बात ये कि आपने पूछा कि ये प्रोफेशन यही बेस्ट क्यों, या ये क्यों इसको प्रोफेशन के रूप में, और फिर दूसरा सवाल, ये दोनों एक आपस में जुड़े। जो जितने बेनिफिट्स मैंने अभी तक गिनाए तो मोटे मोटे 3-4 थे, मैं इससे बेनिफिट्स और बहुत सारे गिनाऊं तो जिसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स है वो स्ट्रेस फ्री रहता है, क्योंकि रोज लोगों को सिखाएगा। अगर खुद तनाव में होगा तो मैं क्या मेडिटेशन सिखाऊंगा, मैं खुद पहले तनाव मुक्त रहता हूँ, और तनाव मुक्त रहने के लिए मुझे प्रातःकाल 3:30-4 बजे, मैक्सिमम अगर देर से देर भी हुआ तो 4:30 बजे 5 बजे तक मैं उठ जाता हूँ, लेकिन वैसे 3:30 से 4 की दिनचर्या रहती है। अब मैं खुद 1 घंटा अपनी दिनचर्या करता हूँ, ऐसे नहीं कि उठ करके सीधे सिखाने चले गए, नहीं, पहले खुद उसको जीता हूँ, उसके बाद में उसको सिखाता हूँ, तो उसके अंदर पूरे उतरते भी है। और केवल मैं ऊपर से सुपरफिशियल लेवल पर सिखाऊं और मैं खुद ना करूं, तो ना तो मुझे आनंद आता है, और सबसे बढ़िया मेरा स्ट्रेस लेवल बिल्कुल शून्य हो जाता है। चाहे मेरे को इन 24 घंटों में 18 घंटे का स्ट्रेसफुल जीवन सबको फेस करना ही पड़ता है, लेकिन मेरे ये 5 घंटे या 4 घंटे इन 18 घंटों पर ऐसा भारी पड़ते हैं कि मुझे सोचना ही नहीं पड़ा इन 15 सालों में कि स्ट्रेस कौन सी चिड़िया था। नहीं, ये सही। अब एक मेरा क्वेश्चन है जो बहुत ही कांस्टेंट है, पिछले मेरे 4 से 5 इंटरव्यूज में रहा है, और जो कि एक बहुत ही मतलब बोलते हैं ना हॉट पीस ऑफ केक कहते हैं, इम्यूनिटी। अभी इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जहां पे लोग अपने आप को इवॉल्व भी करना चाहते हैं कि हाँ, हमको इम्यूनिटी की तरफ जाना है, अपनी बॉडी को और शक्तिशाली बनाना है। पर ऐसे क्या काम है जो सरल अपनी जिंदगी में छोटे मोटे चेंजेस करके अपना सकते हैं? देखो, इम्यूनिटी जिस चिड़िया का नाम है, वो चिड़िया प्रत्येक के भीतर रहती है, लेकिन कुछ तो इस चिड़िया को बेचारे सुला के रखते हैं, कुछ बेचारे इतना ज्यादा उड़ा देते हैं कि थोड़ी देर में खुद ही थक हार के सो जाते हैं। तो इम्यूनिटी एक जीवनी शक्ति है मात्र। इस जीवनी शक्ति को दूसरे शब्दों में वाइटल फोर्स कहते हैं। इस वाइटल फोर्स को एक मोटे मोटे शब्दों में हम इम्यूनिटी कह देते हैं, वरना इम्यून सिस्टम इसका एक पूरा डेवलप्ड होता है। एक तो ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ जाती है, उससे भी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। एक इम्यूनिटी सिस्टम एक लेवल का होना चाहिए, वो नहीं होता तो हम एंटीबॉडीज नहीं बना पाती हमारी शरीर। अभी जैसे लड़ रहे हैं ना कोरोना से, तो एंटीबॉडीज जिनके शरीर में नहीं है, वे लोग इम्यूनिटी के लैक ऑफ इम्यूनिटी के कारण से बहुत सारे कष्टों से जूझते रहते हैं। अभी इससे बड़ा है कैसे? अब दिनचर्या में छोटे छोटे काम कर लेते हैं। मैं इतने जमीनी बात बता रहा हूँ जिनको करने के लिए अपने को ज्यादा कष्ट, और इम्पोर्टेंट चीज वो ये कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और वो एक्चुअली दिनचर्या में ही चीज हो जाए। दिनचर्या में हो जाए तो सबसे पहले तो प्रातःकाल उठने का काम करें, जो ज्यादा कष्टकारी होता है आजकल युवाओं को। तो सबसे पहले तो जल्दी उठने का काम करें, इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट हो। मैं कहता हूँ कुछ करें अथवा नहीं करें, लेकिन जल्दी उठ जाए। और जल्दी उठने का मतलब है कि 4 से 7 बजे के बीच 3 घंटे का अंतराल हम लोग दे रहे हैं। इन 3 घंटे के अंतराल में भी आप उठ जाएंगे और खुली हवा का सेवन करेंगे, निश्चित रूप से आपके अंदर बूस्ट अप होगी और 5-7 दिनों में अनुभव करेंगे। कोई लंबा चौड़ा गणित नहीं है, 5 महीने बाद पता लगेगा, 5-7 दिन में पता लग जाएगा। दूसरा, बैठ करके उठ करके बैठें, अपने दिनचर्या के 2-5 कामों को कर लें, दंत धावन शौच आदि। इनके बाद अपने प्रातः काल के इस 1 घंटे का समय अपने आप निकालें। 23 घंटे आप अच्छा रहना चाहते हैं, बहुत अच्छे से एक एक अंग से काम लेना चाहते हैं, आनंद पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, तो फिर 1 घंटा सुबह एक फिक्स कर लें कि मुझे 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में 1 घंटा योग करना है। मेरे को अपने शरीर को अच्छा रखना है,
मेरे को अपने मन को अच्छा रखना है, मेरे को अपनी आत्मा को अच्छा रखना है और मेरे को अपनी बुद्धि को अच्छा रखना है। क्योंकि संसार में जितने भी संव्यवहार ट्रांजेक्शंस होते हैं वो सारे इन्हीं 4 साधनों से होते हैं, 5वां कोई साधन नहीं होता। मुख्य रूप से तो 3 ही काम आते हैं, बुद्धि आती है, मन आता है और एक शरीर आता है। तो ये चीजें कैसे सही होंगी, इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? इम्यूनिटी कोई बहुत दूर की चीज नहीं कि अमेरिका से लानी पड़ेगी, ये तो खुद को बढ़ना पड़ेगा। लोग तो ऐसे सोचते हैं कि कोई आएगा आकर के कराएगा तो करेंगे। अरे खुद उठो, आत्मानुशासित हो और उसके बाद प्रातःकाल का ऊष्य पान करें, एक पानी का गिलास पिए, 10-15 मिनट थोड़ा टहलें, टहलने के बाद प्राकृतिक रूप से आपका शौच आदि की क्रियाएं फ्रेश होने के लिए चले जाएंगे, पेट खाली हो जाएगा, फिर योगाभ्यास करने के लिए बैठे। योगाभ्यास में मुख्य रूप से क्या क्या करना है, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं 1 घंटे के पैकेज में, फिर भी मोटे मोटे रूप में बता देता हूँ, इम्यूनिटी जल्दी से बूस्ट अप करती है। जिसमें पहला भस्त्रिका पड़ा है, हाई ब्लड प्रेशर वाले, हार्ट की डिजीज वाले, इसको स्लो किया करें, साउंडलेस ब्रीदिंग, इसकी कोशिश करें। ये पहला। दूसरा है कपालभाति, 2-5 मिनट हो जाए, वेग पूर्वक दोनों नासा छिद्रों से, दोनों नासिका के छिद्रों से श्वास को बाहर निकालते हैं। मीडियम फोर्स, मीडियम स्पीड, 1 स्ट्रोक विद इन 1 सेकेंड, 60 सेकेंड में 60 स्ट्रोक, 5 मिनट में 300 स्ट्रोक, 300 सेकेंड। कम से कम 5 मिनट करें। शुरुआत में 2-3 मिनट में रिलैक्स हो जाए, फिर 2-3 मिनट में 5 मिनट से प्रतिदिन करेंगे, इम्यूनिटी बूस्ट अप होगी। थर्ड प्रैक्टिस है अनुलोम विलोम। एक नासिका से भरें पूरा, दूसरी नासिका से इसे बाहर छोड़ें, फिर दूसरी से पूरा गहरा भरें। आंखें बंद रखें, मन में प्रसन्नता रखें, चेहरे पर सहजता, स्वाभाविक प्रसन्नता के भाव। अगर ऐसे चेहरे को तनाव करके करेंगे तो ये अनुलोम विलोम काम नहीं करेगा। योग उसी प्रकार से साइकोसोमेटिक ट्रीटमेंट है जैसे कोई आयुर्वेद है, जैसे एलोपैथ है, जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, जैसे एक्यूप्रेशर है, जैसे एलोपैथ है, और भी बहुत सारे होम्योपैथ है। ये जितनी भी पद्धतियां हैं सारी की सारी साइकोसोमेटिक ट्रीटमेंट है। डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, 3 दिन की दवाई लीजिए, कुछ नहीं है ये तो ठीक हो जाएगा। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, जुकाम भी हो गया, नहीं बड़ी भयंकर है, ये 10-15 टेस्ट लिख के देता हूँ कुछ ऐसे भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर्स होते हैं उसको वैसे ही ठीक करते, पॉजिटिवली उसको बोलते हैं ठीक हो जाए, कुछ नहीं, 3 दिन। प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं इसे। ये प्लेसिबो इफेक्ट है। तो प्लेसिबो इफेक्ट से उनको कई बार तो ऐसी गोली दे देते हैं, इसमें दवाई नहीं होती, बस लेते रहना, पता लगता है 3 दिन बाद तो मीठी गोली। ये अभी एक बार जो इम्यूनिटी पे अपनी बात चल रही है उसी में ही मतलब मैंने ही बहुत सारे लोगों को देखा, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी की गोलियां खा रहे हैं या साथ में कुछ ना कुछ मतलब ऐसे एलोपैथिक ऐसी चीजें रख रहे हैं अपने साथ जो उनको लग रहा है कि वो लेने से उनकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो रही है। तो क्या ये मतलब क्या इस चीज में देखो कुछ हद तक तो कारगर है, लेकिन उसके बाद भी अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, कैटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, एनाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो ढंग से 100% इसका भी काम नहीं करेगा। 30-40% तो काम करेगा, उसके बाद भी एक आयु ऐसी आएगी जब ये विटामिन की गोलियां भी काम नहीं करेंगी, बिल्कुल चली जाएंगी खाली। आप इस बात को समझ लो, परमात्मा ने इतनी अथाह संपत्ति वायु के रूप में दी। प्रातःकाल 8 बजे तक के जो समय होता है, इसके अंदर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 85% से ज्यादा होती है, मोर देन 85%। उसमें विटामिन भी होते हैं, उसमें मिनरल्स भी होते हैं। ये सुपर मेडिसिन की तरह काम करता है। स्वामी रामदेव जी ने ऐसा ही काम किया, और हम प्रत्येक दिन अपने घर में इस बात को समझ करके करें कि दुर्गंध वाला क्षेत्र ना हो, गंदी बदबू ना आती हो, थोड़ा सा सुगंधित कर लेना अगर बदबू का एरिया है। अगर हम नदी के किनारे हैं, अगर तालाब के सरोवर के किनारे हैं, घर में ही हैं, कोई बात नहीं, छत पर कर लें, छत पर नहीं कर सकते हैं कमरे में कर लें, खिड़की दरवाजे खोलने में। किसी भी तरह से इस सुपर मेडिसिन को सुबह 8 बजे से पहले वाली वायु को ऐसा भरें, सारे विटामिन, सारे जितने मिनरल्स हैं, सबकी कमी पूरी हो जाएगी। सोचना ही नहीं पड़ेगा कि इम्यूनिटी बढ़ाते कैसे, अपने आप बढ़ जाएगी और ऑटोमेटिकली 3-5 दिनों में अनुभव करेगा व्यक्ति। अच्छा, और मैंने तो कितने सारे लोगों को योगाभ्यास करवाता हूँ, आज बहुत सारे 12-15 सालों में करवाते हुए अनुभव हुआ कि एक व्यक्ति जो जितने जुकाम से परेशान होते थे, किसी न किसी सीजन में जुकाम पकड़ में आ जाते थे, और वो 3 दिनों का जुकाम भी 5 दिनों का जुकाम भी इतना कष्ट देता है कि खाने का स्वाद भी खत्म हो जाता है। तो उन लोगों ने जब 2-3 महीने योगाभ्यास किया, उन्होंने कहा इस बार ने हमारे को
इस सीजन में पूरे में हमारे को ना जुकाम नहीं हुआ, ना खांसी हुई, ना बुखार हुआ। ये क्यों हुआ? मैंने कहा प्राणायाम कर रहे हो इसलिए हुआ। क्यों? बोले एंटीबॉडीज तैयार हुई। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ गई। तो इम्यूनिटी बढ़ाने का ये तरीका है। तीसरा एक और तरीका बता रहा हूँ, भोजन हम खाते हैं, भोजन करते हैं, इसका ध्यान नहीं देता। भोजन से पहले स्नान की बात करते हैं, तो स्नान को रगड़ के नहीं करते लोग। हम करते क्या, कैसे भी कर लेते हैं, नहीं, क्रमशः करें, ऊपर से नीचे। गर्म पानी से ना करें, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। अच्छा, नॉर्मल वाटर से करें। अगर बीमार हैं किसी परिस्थिति विशेष में तो गर्म पानी अगर वैद्य आदि सुझाते हैं डॉक्टर वगैरह तो अलग बात है। बाकी स्वस्थ व्यक्ति हमेशा सामान्य जल से करें, जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर का है। अथवा गर्मी है तो टंकी में जैसा पानी वैसा, उससे इम्यूनिटी अच्छी बनती है। ये पहले ऐसे ही थोड़ी कुओं से निकाल के करते थे, वो भी तो गर्म कर सकते थे चूल्हे में, तब भी तो अग्नि जलती थी। अग्नि तो संसार जब से बना तब से चल रही है, बिना अग्नि के तो संसार चल ही नहीं सकता। तो इम्यूनिटी डेवलप करने का एक तरीका नहाए तो ढंग से नहाए, पहले तो क्रमशः ऊपर से नीचे और अंत में पैर। और क्या करें, सबसे पहले सिर में पानी डालने के बाद आप अच्छे ढंग से रगड़ें अपनी मांसपेशियों, रगड़ के नहाएंगे तो स्टिमुलेशन पॉइंट दबेंगे। जैसे ही दबेंगे तो प्राकृतिक उत्तेजना जो मांसपेशियों में होनी चाहिए वो होती है। लोग कृत्रिम उत्तेजना के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन हम नहाते ही ढंग से। आयुर्वेद का ऋषि कह रहा है, पवित्रम विश्वमायुष्यम श्रमस्वेदमलापहम शरीर बल संधानम स्नानमोजस्करम परम। वो कह रहा है जल में इतनी बड़ी शक्ति होती है, हमारे को पवित्र बना देता है, निर्मल बना। वो कह रहे पवित्रम विश्वम आयुष्यम, विश्व मतलब शक्तिशाली बनाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। फिर वो कह रहा है आयुष्यम, आयु भी बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ेगी निश्चित रूप से आयु बढ़ेगी हमारी, एजिंग, एंटी एजिंग वाले चीजें हो जाएंगी, अर्थात एजिंग हमारे ऊपर अफेक्ट नहीं होगी। अभी एजिंग अफेक्ट हो रही है, छोटे छोटे लड़कों को 15-15 साल के लड़कों के आधे बाल सफेद हो गए पूरे, मतलब आधा सिर ही सफेद हो। ये क्या है? पोषक तत्वों की कमी होती है। तो वो कह रहे हैं पवित्रम विश्वम आयुष्यम श्रमस्वेदमलापहम, बोले थकान पानी से ठीक हो जाएगी। फिर मलापहम, जितने भी टॉक्सिन्स हमारे पसीने से निकले ये भी स्नान क्या करता है, अच्छे ढंग से साफ कर देता है। कुछ लोग क्या करते हैं, मग्गे से पानी डाला जी, आके ठिठुर करके अपने पोंछ लेते, पोंछते भी ढंग से नहीं, गीले गीले कपड़ों में रगड़ के ना, 2-5-10 मिनट लग जाए बिल्कुल, लेकिन इससे इम्यूनिटी डेवलप होगी, मांसपेशियों की शक्ति बढ़ेगी। जैसे व्यायाम करते हैं इस प्रकार से बढ़ते, वैसे नहाने में बढ़ेगी। फिर भोजन करने में भी ध्यान नहीं देते हैं, इधर तो खा रहे हैं, इधर मोबाइल भी चलता है, टीवी भी चलता है, कंप्यूटर भी चलता है, भले आदमी इससे बात भी कर रहे हैं, उससे भी कर रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, गाली भी बक रहे हैं, और मीटिंग भी कर रहे हैं, और जल्दी जल्दी खा के चलते चलते रवाना हो रहे हैं। ये भोजन पचेगा कहाँ से? रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र, ये हमारी शरीर के साथ 7 धातु हैं। जब रस ही नहीं बनेगा, सलाइवरी ग्लैंड्स काम नहीं करेंगी बराबर, साबुत वो भोजन चला गया अंदर। अब बेचारी आंतों को बचपन से ऐसे ही भोजन मिल रहा साबुत, वो तोड़ करके अपने काम करते करते आते ही एक दिन कमजोर हो जाए। फिर डॉक्टर साहब क्या करते हैं, एक दिन पर्ची पर लिखते हैं, अब आपको दलिया ही खाना है। अब ये जवानी में स्थितियां हो रही है कि 30-35 साल की उम्र में भोजन नहीं पच रहा, और सोचते हैं हम इम्यूनिटी बढ़ जाए, हो ही नहीं सकता, ये असंभव बात है। ये ऐसा लग रहा है कि 10-15 हजार ऊपर फिट जो है, ऊपर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है और हम सोच रहे हैं इसको पकड़ लेंगे एकदम उछल करके, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए भोजन ठीक ढंग से करना पड़ेगा, भोजन को चबा के करना पड़ेगा। भोजन किस स्थान पर बैठ कर करें, थोड़ा उसका इम्यूनिटी से बहुत गहरा रिलेशन है, क्योंकि भोजन ही हमारे शरीर में प्राणों को संचित करता है, सही बात, भोजन ही इनको बढ़ाता है। और जो ये बढ़ेंगे प्राण, तभी इनके अनुप्राण बनेंगे, तभी इनके उपप्राण अच्छे रहेंगे, तभी जाकर के कुछ हमारे एंटीबॉडीज बनने की शरीर में स्थिति बनेगी, तब ये वायरल डिजीज से हम लड़ने के लिए तैयार होंगे। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, इन पर विस्तार से हम चर्चा करें 10 घंटे भी कम पड़ जाए, लेकिन ये थोड़ा संकेत रूप में बताएं कि भोजन भी हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाए। भोजन में क्या क्या होना चाहिए वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें एक मतलब जैसे टेक्नोलॉजी के अपन ऊपर बात करें कि जो आज की टेक्नोलॉजी है, और अपन योगा की बात करते हैं, तो योगा मतलब एक तरीके से कहें कि सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो योगा और आज की टेक्नोलॉजी का मिक्सचर मतलब आप कैसे देखते हैं? आप मतलब किस तरीके से योगा की लाइफ में टेक्नोलॉजी को एक मतलब एक बिल्डिंग ब्लॉक करके कैसे मानते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी योगा को आगे ले जा सकती है? टेक्नोलॉजी योगा को ऐसे आगे ले जा सकती है जैसे हम योग कर रहे हैं, हमारे घर पर कोई सिखाने नहीं आ रहा, हमने कोई ऑनलाइन कक्षा ज्वाइन कर ली,
और ऑनलाइन कक्षा को ज्वाइन करते करते हमारी आदत पड़ गई योग करने की अकेले। अब बताओ वहां पर फिजिकली तो कोई भी अवेलेबल नहीं है, फिर भी अकेली टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग योग कर रहे हैं और एक अच्छे योग्य व्यक्ति को ज्वाइन कर लिया हमने और उससे योग कर रहे हैं और योग करते करते हमारे अच्छी अपने आप ही शरीर में अच्छी सामर्थ्य बढ़ने लगा। तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए उपयोगी होगी। दूसरा, टेक्नोलॉजी में आप सोशल साइट्स में भी 2-4 में अच्छे योग सिखाने वाले हैं, है ना। पूज्य स्वामी जी के बाद भी और भी बहुत सारे लोग हैं, वो लोग अच्छे ढंग से योग को अच्छे डिस्क्राइब करके समझाते हैं, प्रैक्टिकली भी और थियोरेटिकली। ये दोनों भागों से सिखाते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे गुरु का काम भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी सावधानी की बात है, ये दूध मिले विष के समान भी है। कैसे? 100 किलो दूध में आपने किसी ने बोल दिया 10 ml विष मिला है जी, 100 किलो है ना, 10 ml ही तो मिला है, ये तो पी जाओ। कोई बोले नहीं मैं तो 2 ही बूंद मिला है, ये तो पी जाना चाहिए। 2 बूंदे भी होंगी तो भी वो 100 लीटर का 100 लीटर डोलना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, क्योंकि वो विष मिले दूध के समान है। अभी जो कुछ नहीं जानते हैं ना, उन लोगों ने भी यूट्यूब पर खूब सारे चैनल बना रखे हैं, वो बताते हैं कि सोना कैसे चाहिए। भले आदमी तुझे सोने का तू कहाँ से निकाल के लाया? तो योग में आयुर्वेद में कहीं से है नहीं, और अपने नाम के आगे योगी लिख करके तुम क्या समझाना चाह रहे हो? और कुछ भले आदमी, हमारे युवा लोग भी ऐसे कुछ है, यूनिक दिखता है, ये कुछ अलग बता रहे, ये कुछ अलग बता रहे, ये अच्छा बता, मेरे को ऐसा सही लग रहा। अरे भले आदमी, पहले मुख्य विधि को देख लो, उसी को कर लो, उसी से बहुत है। 15 विधियां बता दी ना, ये ज्यादा अच्छा है, स्मार्ट। तो वो ऐसा भी कई सारे लोग सोच लेते हैं। तो भ्रमित करने का भी एक बढ़िया माध्यम है टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए मैं सबको निवेदन कर रहा हूँ, अगर टेक्नोलॉजी से भी योग से जुड़े तो एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए। योग्य व्यक्ति की जांच कैसे करें? जांच करें आप अच्छे ढंग से, पहले योग के कुछ ग्रंथों का अवगाहन करें, कुछ डिप्लोमा डिग्री आदि के कुछ पुस्तकों को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा व्यक्ति कैसा सही बता रहा है। नहीं तो पैरामीटर्स जो तय है ना, उसके अलावा हट करके भी, बियॉन्ड उनके भी हट करके लोग उल्टी बातें योग के नाम पर सिखाते हैं। विदेश में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, 5000 लोगों को नग्न करके योगाभ्यास सिखाते हैं गुरुजी। चेलों को सबको नग्न करते हैं, कुछ खुद कपड़े पहन करके मंच पे बैठते हैं, बोले अब मेरे साथ योग करो। ऐसे लोग योग के नाम पर बहुत गंदगी फैला रखी है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी अच्छा वरदान तो है, ये ऐसे ही बिजली की तरह, सदुपयोग किया तो रोशनी, अभी हमारी बात लाइव लोगों तक पहुंच रही है। दुरुपयोग किया तो ऐसे करंट से झुलस जाएंगे, दूसरे दिन मिलेंगे नहीं। ये है ऐसा। आपने अपना लाइफ इस चीज को डेडिकेट किया जी। तो मतलब आपने अपने लाइफ में कोई एक पर्पस बनाया होगा कि मतलब मेरा कुछ मिशन है कि अगर मैं इसके अंदर आया हूं तो मेरे को क्या अचीव करना है। क्योंकि योगा एक ऐसी चीज नहीं है, मतलब मैं मानता हूं कि योगा में कोई केवल पैसे कमाने के लिए नहीं आता। तो आपने अपने लाइफ में क्या पर्पस बनाया? मेरे जीवन का एक बड़ा पर्पस बताऊं, एक छोटा बताता हूँ। बड़ा तो मेरे मनुष्य जन्म को उद्देश्य को सफल करना है, और मनुष्य जन्म का उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति होता है, और उसको सफल करने के लिए मैं योग में आया हूँ। योग उसकी कुंजी है, योग उसकी की है, और मनुष्य जन्म को सफल करने के लिए अष्टांग योग का ठीक ढंग से पालन करना पड़ता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के दूसरे पाद के 29वें सूत्र में इसके बारे में अच्छे ढंग से शब्दों को बताया, फिर इसके बारे में पूरे योग दर्शन में बता रहे हैं। उनको जब जान करके व्यक्ति अपने मनुष्य के उद्देश्य को समझता है, उसकी तरफ आगे बढ़ता है, प्रतिदिन साधना, योग अभ्यास, धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करता है, तो वो मेरा उद्देश्य है कि मैं इस मनुष्य जन्म को ऐसा सफल बना दूं कि दूसरे जन्म में मनुष्य का जन्म ही ना लेना पड़े, मुक्ति में आनंद का प्राप्ति हो, और फिर भी लेना भी पड़े तो कम से कम मनुष्य का देह तो फिर से मिल जाए, फिर दूसरे कीट पतंगों का ऐसा न मिले। ये अवसर है हमारे पास, तो मैं तो अपने जीवन को ऐसे सफल बनाना चाहता हूँ। एक ये। दूसरा, लौकिकता की दृष्टि से बात करें तो मैं उस हर गरीब तक जो कि योग के लिए फीस नहीं दे सकता, जो कि योग के लिए अलग जगह पर जा नहीं सकता, साधन नहीं है, जिसके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, जिसके पास और कोई साधन नहीं है, जो गाइड करने वाले के पास गाइड करने वाला भी नहीं है, उसके पास पुस्तकें भी नहीं है, तो क्या करें? अब सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, हाँ, पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं है उसके पास, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो हम सरकारी स्कूलों में जा करके योग को निःशुल्क सिखाते हैं। 3 दिन तक लोगों को सिखाते हैं, बच्चों को, और उनको एक दिन अवसर देते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स शेयर करो, तुम्हारी मानसिक, तुम्हारी फिजिकल, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको शेयर करो, हम आपकी समाधान करेंगे। जड़ी बूटियों के माध्यम से, योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से,
और लाइफस्टाइल में बहुत सारी चेंजेस होते हैं। ये 3-3 दिन निःशुल्क जाकर के सरकारी विद्यालय में भी अजमेर के बहुत सारे हमारे बहुत सारे शिक्षक बहुत सहयोग करते हैं, अपना विद्यालय दे। हम बोलते हैं पतंजलि से आए, बिल्कुल सर आप आइए। 3 ही दिन पहले तो शुरू में पूछते हैं, अच्छा 3 दिन तो सब बच्चों की पढ़ाई। मैंने कहा आप शुरू तो करो, तो एक दिन में इनको इतना मजा आ जाता है, सर इसको 7 दिन कर सकते हैं। वो सारा स्टाफ भी वहीं बैठा रहता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा प्रयास सफल हो रहा है। वो बच्चे पूरे वर्ष भर हमसे जुड़े रहते हैं, कोई फोन से, कोई रास्ते में मिलेंगे कि गुरुजी आप हमारे स्कूल में आए थे। अब हमें लगता है कि हमने इतने सारे बच्चों को सिखाया, तो कुछ कोने कोने में कहीं याद। सही बात, बिल्कुल। कुछ हमारे दर्शक हैं जो कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं जी। मैंने 3 क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि पेट के रोग कैसे ठीक करें। दूसरे का क्वेश्चन था जो मतलब अगर सर दर्द होता है तो वो रोग कैसे दूर करें। और फिर अभी भी किसी ने पूछा कि वजन कम करना है तो योग से वजन कैसे कम करें। अच्छा, तो पहला आपने पूछा कि पेट के रोग कैसे ठीक किया जाए। तो पेट के रोग को ठीक करने के लिए मुख्य रूप से 4-5 आसन हमें करने चाहिए, जिसमें पहला मंडूका आसन है। पेट के रोगों में मुख्य रूप से कब्ज होता है, एसिडिटी होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, पेट में वायु का गोला बनना होता है, पेट का दर्द होता है, पेट में अपच होती है, अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर होता है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, लेकिन मुख्य रूप से कब्ज से सबसे ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज है। तनाव में आ जाता है व्यक्ति, कब्ज हो जाता है। ये बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो पेट के रोगों को ठीक करने के लिए 4-5 आसन है, जिसमें पहला नौकासन, दूसरा है मंडूकासन, तीसरा है योग मुद्रासन, चौथा है भुजंग आसन, 5वां है शलभासन। ये पेट के अच्छे रखने के लिए बहुत मदद करते हैं पेट को। और उसके अलावा वक्रासन, उसके अलावा अर्धमत्स्येंद्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन, उत्तान पादासन, पैरों को 30 डिग्री तक रोक कर रखते हैं, पीठ के बल लेट करके। ये विशेष आसन है, 5, 7, 10, 15 आसन है। इनमें से अगर फुर्सत मिलती है, हमें सारे 10-15 कर लेने चाहिए। पेट के रोग सारे ही एक बार में कुछ दिनों करते हैं नियमित रूप से, कुछ दिनों में ही। अधिकतम बता रहा हूँ 1 महीने में तो छूमंतर सारे पेट के रोग सारे। और वैसे तो इफेक्ट तो 2 दिन में पता लग जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ परसेंटेज हम आगे बढ़े, हाँ अब कुछ आगे बढ़े। तो ये पेट के रोगों के लिए ये कुछ आसन है। और उसके अलावा एक कपालभाति प्राणायाम है, ये पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छा है। चयापचय दर को हमारे ठीक कर देता है, जिसको हम मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ये मेटाबॉलिक रेट अच्छी हो जाती है तो जो हमारा एक्स्ट्रा है फैट वो भी खर्च हो जाता है, और जो कम है वो ठीक हो जाता है। और जो भोजन हम कर रहे हैं वो एसिमिलेशन के साथ एसिमिलेशन स्वांगीकरण भी होता है। लोगों को भोजन लगता ही नहीं। और दूसरा है डाइजेस्ट होना, चला गया अंदर तो डाइजेस्ट नहीं होगा। पहले तो समस्या थी क्या खाएं, ये खाएं कि नहीं खाएं, चला गया तो चलो खा लिया, अब निकालने की समस्या ये बड़ी समस्या है। तो ये पेट को सबसे बढ़िया अच्छा रखते हैं ये आसन है, ये पेट के लिए। दूसरा है आपने बोला सिर दर्द के लिए, तो सिर दर्द में बहुत सारे लोग परेशान है हमारे माइग्रेन पेन से। तो माइग्रेन पेन का, सिर दर्द का एकमात्र सबसे बढ़िया उपाय अगर कोई है तो वो अनुलोम विलोम है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अब मैं इन प्राणायामों को मोटे रूप से लाभकारी के दृष्टि से बता रहा हूँ कि प्राणायाम पेट इसके सिर दर्द के लिए कैसे काम करते हैं। तो ये सर्व रोगहारी प्राणायाम है, जो कैंसर से ग्रस्त है, यहाँ तक कि HIV पॉजिटिव में भी इसकी CD काउंट 4, CD काउंट 8, 50, 100 तक आ जाती है, जो कि बहुत होनी चाहिए। उन लोगों को भी अकेले अनुलोम विलोम से और गेहूं के जवारे के रस पीने से हमने अच्छे होते हुए देखा और पूरी तरह से स्वस्थ होते हुए देखा। गेहूं का जवार है ना, व्हीट ग्रास होता है, उसका जूस निकाला जाए। हम चाहे तो ताजा निकाल सकते हैं, नहीं तो मिलता भी है आजकल तो अजमेर में हर चौराहे में, नहीं तो पतंजलि में भी आता है, और भी आयुर्वेद की बहुत सारी कंपनियां निकालती है। हम सारे लोग व्हीट ग्रास ले, नहीं तो खुद अपने घर में गमले लगा। मैं इसमें एक चीज शेयर करता हूँ कि व्हीट ग्रास जूस मतलब मैंने कभी अजमेर में नहीं सुना था, पर मैं मुंबई जब था तो मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था, तो और बहुत ही 5 स्टार टाइप का रेस्टोरेंट था। 5 स्टार रेस्टोरेंट अजमेर में सुनने को नहीं मिलता, वहां पे 5 स्टार रेस्टोरेंट था। वहां पे व्हीट ग्रास जूस एक्चुअल में 600 रुपए का मिलता था, इतना था शॉर्ट। तो मतलब और वहां के लोग पीते थे रेगुलर लोग। तब जाके मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी, यार ये ऐसी क्या चीज है जो, क्योंकि बनाता मैं ही बनाता था, तो मैंने बोला यार ये क्या चीज है। तो उसका रिसर्च करी, तो मैं जब अजमेर आया तो मैंने देखा यार अपने तो पट्टे मैदान के सामने 20-20 रुपए में, 25-25 रुपए में मिलता है, ताजा हम भी ताजा ही बनाते थे वहां पे। पर
एक्चुअल में देखिए कि किस लेवल के लोग भी के अंदर भी ये जानकारी है कि लैक ऑफ नॉलेज जहाँ होता है लैक ना, ऑफ नॉलेज। मैं एक वाक्य जरूर बोलता हूँ, जब तक संसार में मूर्ख होते हैं धूर्त कमा के खाते हैं, सीधी सीधी बात, और ये प्रैक्टिकल है। अब कितना भी सार के रूप में आ जाए ना, तो हमें मूर्ख बनाने वाले लोगों ने खूब बनाया। 1200 रुपए के एलोवेरा के जूस बना के बेचे, आज वही 200 रुपए में उनके नहीं खरीद रहे हैं लोग खरीद नहीं रहे हैं। 150 रुपए में जो वास्तव में देश की सेवा करने वाली कंपनियां उनके लोग, सही बात है, बिल्कुल सही। और कुछ लोग इतना अच्छे तैयार हो गए कि घर में एलोवेरा का पौधा लगा करके खुद ही बनाते हैं, और बहुत बढ़िया तरीका है, घर में बनाना चाहिए। तो हम एक तो पेट के दर्द, फिर सिर दर्द के लिए बात करते हैं। माइग्रेन पेन मैंने एक महीने के अंदर 100% क्योर किया लोगों का। अजमेर की ही बात कर रहा हूँ, 10 सालों से माइग्रेन था, तो अनुलोम विलोम का लंबा अभ्यास कराया, 15-15 मिनट का करवाया, कईयों से आधे घंटे का कराया, और बिल्कुल आंखें दिखा करके हटाना नहीं। मुझे पता था 1 महीना आंखें दिखाऊंगा और उसके बाद ये परमानेंट इतना बढ़िया हो जाएगा कि किसी इसमें चीज में ये है कि लोग, मतलब लोगों के माइंड में एक पता नहीं योगा को लेके हमेशा एक संदेह रहता है कि बहुत समय लगता है, और है ना, मतलब एक तरीके से जब आप अपने आप से मिलते हो ना, तो 5 मिनट मिलने का मन नहीं करता है, तो लगता है नहीं नहीं चलो उधर काम करे, उधर चले। पर जब लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा समय लगता है, और ये चीज मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी कि जब एक बार आप समय देना चालू करते हो तो ऐसा लगता है कि आप बहुत कम समय दे रहे हो, आपको और समय देना चाहिए, और समय देना। तो उन लोगों के लिए जो जिनको लगता है कि बहुत ज्यादा समय लग रहा है, और अपन उनको ट्रांजेक्ट कैसे करें कि वो इससे दूसरी अगली स्टेज पे कैसे अपने मन को शांत करें कि नहीं समय तो देना ही पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला तो धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि योग के बारे में महर्षि भर्तृहरि जी पहला सुंदर सा वाक्य कहते हैं। वो कहते हैं, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखी कस्मात् भयं योगिनः। बोले बनना भी योगी चाहते हो और धैर्य भी नहीं रखना चाहते। बोले उस योगी को भय कैसा जिसका पिता धैर्य हो, क्षमा उसकी माता हो, क्षमा च जननी शांति चिरम गेनी। बोले शांति रख, तेरी पत्नी है। कौन सी पत्नी? बोले शांति के साथ करना। ये चंचलता जब होगी तो योग कभी बेनिफिशियल नहीं हो सकता, ये तनाव बढ़ाने वाला। तो धैर्य रखना पड़ेगा, क्षमा करने का भाव मन में रहना चाहिए। जब तक मन में ग्लानि होती है, द्वेष के भाव होते हैं, राग होते हैं, तब तक ये हमारी मानसिक रोग ठीक ही नहीं हो सकते, जिसको अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और एक हम कहते हैं जिसको हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। इनके जब रोग हो जाते हैं ना, तो इनकी दवाइयां नहीं मिलती बाजार में, बहुत मुश्किलों से जाके डॉक्टर इनको ठीक करने के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें देते हैं, तब जाके थोड़ा साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। उसके बाद भी पता नहीं आधे लोग ठीक होते हैं, आधे होते ही नहीं। तो उनके लिए योग बड़ा कारगर और वरदान है। तो इसीलिए इसमें धैर्य तो सबसे पहले खुद को रोक के रखना पड़ेगा। और धैर्य रखने के लिए सबसे पहले मैं सबको सलाह देता हूँ, ये मेरे स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा, ये इसीलिए कह रहा हूँ कि एक योग टीचर को ज्वाइन करना सबको जरूरी है। अभी हम सोचे कि टीवी में देख देख करके हम सीख जाएंगे, अगर आप गलत कर रहे होंगे आपको रोकेगा कौन? बिल्कुल सही, कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, गलत करके वैसे ऐसे कोई हानि नहीं होगी, लेकिन आसनों को गलत कर लिया, अगर कमर दर्द में आगे झुकने वाले नहीं करने तो कर लिए, कमर दर्द का कष्ट बढ़ जाएगा, योगा का नाम खराब हो जाएगा, योग का नाम फिर योग को बदनाम कर लेगा। एक भले आदमी को समझाया मैंने, वो भला आदमी दूसरे दिन ही लग गया और सर्दी में जाकर छत पे जाकर के खूब लंबी लंबी सांसें खींचने लग गया, और तीसरे दिन आकर के बोलने लगा मेरे को तो जुकाम हो गया। अरे मैंने कहा कैसे किया? बोले मैं तो छत पे जाकर के और बनियान में जाके बैठ गया। मैंने कहा भरी सर्दी में? बोले हाँ, योग तो ऐसे। मैंने कहा तो बाकी की तो बातें पूछ के जाता। मैंने कहा तुझे पूरी में बताना चाह रहा था, तो जल्दबाजी में ऐसा भागा और भाग करके दूसरे दिन इम्प्लीमेंट किया, वो भी अधूरे ज्ञान को। और अधूरे ज्ञान को करेगा तो भैया नुकसान ही होगा। बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए पहले अपने आसपास किसी अच्छे योग शिक्षक को ज्वाइन करें, और अच्छे योग शिक्षक से उससे प्रैक्टिकली बैठ करके सीखें, फिजिकली एक एक चीज उससे सीखें, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें कि मेरे को ये समस्याएं हैं। वो आपको आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से पैकेज बना के देगा। सारी क्रियाएं सबके लिए नहीं होती, सारी क्रियाएं सब कर भी नहीं सकते, इसीलिए अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपना एक बढ़िया सा एक सेट बना के देगा पैकेज। वो 1 घंटे का आपका समय है,
आपके पास आधे घंटे का समय, आधे घंटे का पैकेज बना के दे देगा। तो इस तरह से हम लोग गाइडेंस के साथ में करेंगे तो ज्यादा अच्छा, और धैर्य ज्यादा नहीं रखना पड़ेगा, थोड़े से धैर्य में और कम समय में रिजल्ट आएगा, अपनी रोगों से भी मुक्ति होगी, मन भी स्थिर बनेगा और बुद्धि भी तेज हो जाएगी। वजन के बारे में बताइए, किसी ने पूछा कि वजन कैसे कम करें? कम करें कि बढ़ाएं? कम करें। तो वजन कम करने के लिए विशेष अभ्यास है, जिसमें सबसे बढ़िया अगर शेप में लाना है कि सबसे ज्यादा अगर वजन लोग परेशान होते हैं ना, बाकी तो ज्यादा इधर उधर परेशान नहीं होते, पेट से ज्यादा होते हैं। पतले पतले लोगों के भी आजकल तो टमी ऐसे बाहर आ गई है तो कोई अच्छा नहीं लगता। तो वजन कम करें, कम से मतलब बैलेंस करें। वो कैसे किया जाए? तो उसके लिए सबसे पहला सूर्य नमस्कार करना। तो सूर्य नमस्कार के लिए हमें 12 अभ्यास को सीखना पड़ता है। सूर्य नमस्कार प्रथम, फिर दूसरे में जाते तो पूरा खींच कर जाते, इसमें हल्का फुल्का नहीं। आजकल मैंने देखा कुछ लोग करते हैं और बोलते हैं मेरे को लाभ ही नहीं हो रहा। तो लाभ कैसे हो रहा है? लाभ इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 100% आप इनपुट नहीं दे रहे, आउटपुट निकलेगा कहां से? तो 100% इनपुट देंगे। देखो ये सामने स्क्रीन पर हमारे शेयर कर रखे सूर्य नमस्कार, कितना अच्छे ढंग से चौथी क्रिया, दूसरी क्रिया, तीसरी वाली देखो पाद हस्तासन, कैसे माथा हमारे घुटनों से लग रहा है, घुटना बिल्कुल सीधा है बिना मुड़े हुए। चौथे वाले में अश्व संचालन है, कमर पूरी घूम करके और आकाश में देख रहा है, श्वास अंदर भरी हुई है। फिर हम पर्वतासन जैसी स्थिति को देख रहे, 5वें में, 6ठे में साष्टांग दंडवत वाली स्थिति है। ये वाली स्थिति भी बहुत सारे लोग नहीं बना पाते, बनाते ही इनको पता ही नहीं, ठोड़ी, घुटने और छाती तीनों जमीन से लगाना है, बाकी के भाग को ऊपर उठाना है, कोहनियां अंदर चिपकानी है, श्वास बाहर रहेगा। ये छठा। फिर 7वें में भुजंगासन, ये 7वां नीचे वाली पंक्ति में पहला आसन बना हुआ है, ये भुजंगासन। फिर दूसरा, ऐसे करके ये रिपीट होकर के वापस आता है। और ये सूर्य नमस्कार अगर 5 भी किसी ने कर लिए, 5 बहुत बड़ी बात नहीं है, 3 मिनट में तो 5 हो जाते हैं, 2-3 मिनट में। अकेला सूर्य नमस्कार करने से ही पेट अंदर हो जाता है। ये तो वजन कम करने की बात कर रहा हूँ, केवल पेट की नहीं, पूरा ही शरीर, कमर भी ऐसी सुंदर हो जाती है, बैलेंस। आजकल क्या संसार में केवल 2 ही चीजों के पीछे लोग पागल हैं, एक तो ब्यूटी के पीछे और दूसरा शेप के पीछे। तो योग हमें ब्यूटी भी देगा और शेप भी देगा। ये सूर्य नमस्कार को संपूर्ण व्यायाम कहते हैं, संपूर्ण आसनों का समूह कहते हैं। तो इसीलिए अकेला सूर्य नमस्कार, आप ये बॉलीवुड के जितने हीरो हीरोइन देखते हैं ना, 100-100, 200, 500 बार इनके कोच, फिजिकल कोच आकर के इनको सूर्य नमस्कार करवाते हैं और उससे इतने फिट रहते हैं क्योंकि इनका तो कमाई का जरिया ही शरीर है। बिल्कुल सही। तो इसीलिए हम सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करें। ये जो पेट को ठीक रखने के जितने आसन मैंने 5, 7, 10, 15 के नाम लिए, ये सारे भी करें, इससे भी वजन कंट्रोल होगा और बहुत अच्छा स्पीड से कंट्रोल होगा। और भी बहुत सारी हमारे पास क्रियाएं हैं, उस क्रियाओं में बहुत अच्छी चीजें। ये नशा मुक्ति का एक प्रश्न आ रहा है, ये नशा मुक्ति कैसे की जाए? तो नशा मुक्ति के लिए योग सबसे बढ़िया साधन मैं मानता हूँ। मेडिटेशन करना, इससे पहले अनुलोम विलोम करना। अनुलोम विलोम से हमारे अंदर अच्छे हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं और बुरे हार्मोन्स और स्ट्रेस के हार्मोन्स धीरे धीरे ऐसे कम हो जाते हैं, शून्य पे चले जाते हैं। तो व्यक्ति की नशा करने की इच्छा ही नहीं होती। और क्या होता है, सुबह जो व्यक्ति उठता है जिसने ताजा श्वास ले ली, उसका नशा करने का वैसे ही मन नहीं करेगा। अब युवा व्यक्ति नशा करता है, दंड बैठक लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, देखो 2 दिन 3 दिन के बाद अगर आपका नशा कम नहीं हो जाए तो, और हफ्ते 10 दिन में बंद नहीं हो जाए तो, बस बशर्ते आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए छोड़ने को। गुड, विल पावर सबसे इम्पोर्टेंट। ये इच्छा शक्ति होगी तो योग सहायता करेगा, इच्छा शक्ति नहीं है तो कोई संसार में शक्ति कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। तो दूसरा एक नशा मुक्ति का एक और तरीका बताता हूँ। मैं तो मेरे घर में भी बना करके लोगों को उपलब्ध कराता रहता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे साथी नशे से बहुत सारे परेशान रहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अदरक को सर्दियों के सीजन में बहुत सही सस्ती मिल जाती है, अदरक खूब सारे लेकर के हम लोग काट करके उसके सुपारी जैसे टुकड़े बना लेते हैं। क्या बात? और उसको धूप में सुखा देते हैं। कैसे सुखाते हैं? उस अदरक को काट करके उसमें नींबू का रस डाल देते हैं। अच्छा। और उसमें काला नमक डाल देते हैं। अच्छा। और इसको अच्छे ढंग से मिला करके धूप में 7 दिन के लिए छोड़ देते हैं। क्या बात है? पूरी सूखने के बाद ये सुपारी जैसी हो जाती है। अच्छा। फिर इसको अगर हमारे पास समय है तो फिर हम क्या करते हैं, दूसरी बार फिर ला करके इसको इस सूखी हुई में फिर से एक बार नींबू का रस और काला नमक फिर डाल देते। फिर इसको विटामिन डी धूप दिखा देते हैं 7 दिन 10 दिन, ऐसे 2-3 बार कर लेते हैं। और समय नहीं है तो 7 दिन का ये प्रयोग करते हैं। 7 दिन के प्रयोग के बाद इसको छोटी छोटी डिब्बियों में लोगों को दे देते हैं। भाई जब भी आप गुटखा खाने की इच्छा हो, शराब पीने की इच्छा हो, यहाँ तक कि चाय की इच्छा हो, अच्छा। हमने अफीम के नशे भी अकेले इस छोटी सी अदरक वटी से छुड़वाए हैं। और जब भी इच्छा हो इस टुकड़े को मुंह में रखें,
थोड़ी देर जीभ में रख ले, ज्यादा देर रखेंगे तो छाला हो जाएगा, इसलिए साइड में रखेंगे। 2-3 घंटे तक इसका रस अंदर जाता है। अंदर जाते जाते नेचुरल सल्फर अंदर मिलता है। जब नेचुरल सल्फर मिलता है तो आपको कृत्रिम आर्टिफिशियल जो है नशा करने की तलब उठती नहीं, और जब उठती नहीं है तो आप करेंगे ही। मतलब मैंने देखा गौरांग जी 20 से 25 दिनों में बड़े बड़े नशेड़ियों की चीजें छूट गई, बड़े बड़ों। बस केवल एक चीज उसमें थी कि हाँ मुझे छोड़ना है, मुझे कोई सहायता करने के लिए चीज दे दो, तो मैंने उसको वो चीज दी और छूट गई। और कोई एक सर का एक वो प्रश्न था कि मैम का प्रश्न था कि अपनी बॉडी की कैसे शुद्धि की जाए। तो मतलब मुझे लगता है कि योगा तो है ही बॉडी की शुद्धि के लिए, पर फिर भी अगर आप बता पाए कि पूरे जो बॉडी की शुद्धि कैसे की जाए। ये शुद्धि के लिए षट कर्मों का बड़ा अच्छा विधान है। एक तो पंचकर्म होते हैं आयुर्वेद के, जिस पंचकर्मों में सबसे पहला होता है वमन, दूसरा होता है विरेचन, तीसरा होता है नस्य, चौथा होता है रक्त मोक्षण, और पांचवा होता है अनुआसन बस्ती, और इसमें आस्थापन बस्ती आदि आदि भी होते हैं, तो बस्ती में दोनों। अब इधर चलते हैं शुद्धि के लिए। घट शुद्धि की बात महर्षि घेरंड कर रहे हैं। मैंने आपको सबसे पहले आपने हठ योग की बात की, तो हठ योग में सबसे पहले घट शुद्धि की बात कर। तो घट शुद्धि में धौतिर्वस्तिस्तथा नेति त्राटकं नौलिकं तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। तो ये कह रहे हैं कि कैसे ये शरीर की शुद्धि होगी। तो पहला बता दिया धौति, 6 कर्म है। तो धौति में क्या होगा, धौति का शब्द का अर्थ अगर साधारण शब्दों में देखा जाए तो होता है धुलाई। अब धुलाई किसकी, पेट के पूरे भाग की धुलाई। कैसे होगी, नाभि के ऊपर के भाग की पूरे की धुलाई। हृद धौति भी है, अंतर धौति भी है, दंत धौतिर भी है। तो इसमें पहला एक धौति के रूप में समझ लेते हैं कि जल को पान करके कुंजल क्रिया भी होती है, वमन भी होती है, गजकरणी भी होती है। ये अलग अलग थोड़े से इनमें वेरिएशंस हैं। इनको करके हम ऊपर से शुद्धि कर सकते हैं शरीर। गर्म पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया, उसके बाद उसको जल्दी पी गए, बैठ करके पी गए, बहुत जल्दी पी गए, और जब उल्टी आने का मन किया तो 90 डिग्री पर फोल्ड होकर के थोड़ा सा मुड़ करके बीच की 2 उंगलियों को डालकर उल्टी करके पूरी ही शुद्धि हो जाती है। इतना गंदगी कई सालों से जमी होती है, एक ही बार में निकल जाती है। ऐसी शरीर की शुद्धि ऊपर से हो जाती है। ऐसे और भी होता है, नासिका की शुद्धि होती है, गले की शुद्धि होती है, जल नीति करके, सूत्र नीति करके। ये साइनसाइटिस की समस्याएं रहती है, ये जल नीति सूत्र नीति से बिल्कुल अच्छी हो जाती है। मैंने देखा अजमेर में मेरे जेएलएम से लेकर, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े चिकित्सक मेरे से योग सीखा करते हैं अजमेर में भी, तो और भी बाहर भी। वो लोग मैंने देखा सर्जन लेवल के लोग हैं, सर्जन है वो, सरकारी सेवाओं में सर्जन होने के बाद भी वो लोग कहते हैं कि हम अपने पेशेंट्स को जल नीति और सूत्र नीति सिखाते हैं और उससे उनके ऑपरेशन से बचा देते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ये शुद्धि की क्रियाओं में आता है। धौति, फिर वस्ति, नीचे से शुद्धि होती है, नाभि के नीचे से। उसके बाद वस्ति, फिर तथा नेति, नेति के बारे में आपको बताया। फिर त्राटकम नौलिकम, तथा मस्तिष्क की शुद्धि करनी, बुद्धि की शुद्धि करनी, तो त्राटक। थोड़ी सी दूरी पर अपनी आंखों की सीध में एक दीपक को जला दिया, घी के दीपक को जला दिया, उसकी लौ को बिल्कुल आंखों से टकटकी बांधकर उसी को देखते रहे जब तक आंखों में पानी नहीं आए। थोड़ी देर और कष्ट को सहन करते हुए उसको देखते रहें। फिर उसके बाद आंखों पर हाथ रख करके थोड़ी सी आंखों के पलकों की मसाज करें। ये बुद्धि की, मन की एकाग्रता के लिए, चंचलता दूर करने के लिए, आंखों का भंगापन दूर करने के लिए, दृष्टि के दोषों को समाप्त करने के लिए, याददाश्त को अच्छा करने के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए ये त्राटक बड़ा गजब का काम। त्राटकम नौलिकम, तथा अब नौली पेट की मांसपेशियों को थोड़ा अंदर की तरफ खींच करके अच्छे ढंग से चलाते हैं तो नौली, पेट के बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। पेट की मांसपेशियां फ्लेक्सिबल बन जाती है, पेट लचीला बन जाता है। स्वामी जी को पेट हिलाते हुए देखते हुए बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं भी नौलिक है। हम लोग शिविरों में हिलाते हैं, हमारे को भी देखकर लोग करते हैं बहुत नौलिक है। तो मैंने कहा मेहनत करो, थोड़ा सा रोज करोगे, अपने आप आपकी एक दिन नौला निकलेगा तो घूम जाएगा तो नौली क्रिया होगी। दक्षिणा नौली हुई, और दूसरी हुई जिसको हम कहते हैं वाम नौली, एक होती है मध्य नौली। ऐसे करके नौली भी होती है, ये भी शुद्धि की क्रियाओं में। और एक छठी क्रिया जिसको हम कपाल भाती कहते हैं। अब इससे बच्चा परिचित हो चुका है। योग तो इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि भारत की सीमाओं को पार करके विदेश की, और विदेश ही नहीं
भारत की सीमा को पार करके 200 देशों से ज्यादा अपना स्थान बना चुका है। अब इसको पूरे एक त्योहार और महोत्सव के रूप में भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग इसको मना रहे हैं। सभी जाति धर्मों के, सभी मत पंथ संप्रदाय के लोग इसको एक महोत्सव त्योहार की तरह, स्वास्थ्य के, इसको हेल्थ के रूप में जो बड़ा त्योहार होता है फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, तो वो योग दिवस होता है। इससे हमें जुड़ना चाहिए, शरीर की शुद्धि करनी चाहिए, शरीर को अच्छा बनाना चाहिए, नशा मुक्त बनाना चाहिए, शरीर को पौष्टिकता देनी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी ऐसी शक्तियां हमारे शरीर में छिपी हुई है, हम जानते ही नहीं। हम सुबह उठने में मजा आ रहा है, सुबह बिल्कुल आराम से उठ रहे हैं, उसी में मजा आ रहा है। 9 बजे तक सोएंगे, संडे है तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, मैं 10 बजे तक सोऊंगा, मेरी संडे को सुबह 11 बजे होगी, 12 बजे होगी, मेरे को कोई उठाना नहीं। उठाया किसी ने तो उसकी खैर नहीं। अरे इतनी परमात्मा ने शक्तियां मनुष्य जन्म में दे रखी है और उस शरीर को शक्तियों को पहचान ही नहीं है। ऐसे थोड़ी कह दिया कि तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदिया के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। बहुत महान कहा, फिर भूल जाता व्यक्ति, फिर बोला भी भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। इस तरह की वाक्य हमारे भारत में अब सुनते ही नहीं है। अब इनको हनी सिंह के, मिक्का के, ये ऐसे ऐसे गंदे गंदे अश्लील गाने पसंद आते हैं। हाँ। जो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता इसमें पसंद आने वाला एक भी शब्द नहीं। बिल्कुल सही बात। योग सबसे ज्यादा अट्रैक्शन वाला है। ऐसा समझ लो कि योग हमारा भारत जो है विश्व बैंक है। इस विश्व बैंक से कोई देश तो हठ योग को सीख रहा है, कोई देश मेडिटेशन को सीख रहा है, कोई देश इससे डिटॉक्सिफिकेशन मेथड को सीख रहा है पर्टिकुलर, कोई देश इससे केवल प्राणायाम सीख रहा है, कोई देश इससे प्रत्याहार सीख रहा है, कोई देश इसके टेक्स्ट को ले करके अपने नाम करवाता जा रहा है और सिखाता जा रहा है, इसमें पढ़ा रहा है। तो ये तो विश्व बैंक है भारत, इससे हमें सीखना चाहिए। विशेषकर युवाओं को जुड़ना चाहिए, चाहे वो योग में दंड बैठकें हों, चाहे सूर्य नमस्कार हो, चाहे भूमि नमस्कार हो, हम एडवांस अभ्यास भी चंद्र नमस्कार आदि के भी करवाते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, इतनी सारी है कि आपकी ऐसा लगने लगेगा कि 30 दिन तक हम प्रतिदिन नई कक्षा ले रहे हैं लेकिन मैटर खत्म नहीं होता। लेकिन अट्रैक्शन में क्या जाते, पावर योगा करेंगे जी, एरोबिक्स करेंगे, महीना 2 महीना 5 महीने के बाद वापस आ जाते हैं, भाई साहब योगा करा। मैंने कहा कि क्या हुआ? बोले नहीं अपने बस की बात नहीं है। आपने बस की बात क्यों नहीं? तो मैंने कहा क्यों गए थे? बोले मैंने ट्राई करने गया था। मैंने कहा अब ये बैक टू पवेलियन होता है ना, व्यक्ति कितना ही घूम करके वापस घर पे आता है, तो हम वापस स्वीकार करके उसको फिर से योग में इसको अच्छा बनाते हैं और स्थिरता लाते हैं। ये चंचलता खत्म होनी चाहिए, ये युवाओं के भीतर बहुत चंचलता है। अभी ये इधर वो, फिर ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, रुकते कहीं नहीं। योग हमारे भीतर स्थिरता लाता, चंचलता मतलब कम करने के लिए आपको योग करना। बिल्कुल, स्थिरता नहीं होगी जीवन में तो सुख नहीं होगा। अभी एक जने का क्वेश्चन ये था कि चंचलता कम कैसे करें, तो सर ने इसका जवाब दे दिया। मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको देख के मुझे एक मतलब असली भारतीय की, मतलब एक तरीके से बोले कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक असली भारतीय कैसा होना चाहिए। तो आज के टाइम पे जो आप जो देखते हैं, आपने जो पढ़ा, आपने अपने गुरुओं से सीखा, असली भारत कहाँ चला गया, क्या वो वापस आ रहा है, और हम लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं कि जो एक्चुअल जो हम लोगों की वैल्यूज हैं, हम उन वैल्यूज को कैसे आगे लेके जाएं ताकि हम लोगों की जिंदगी में भी वो इफेक्ट डाले और आगे आने वाले टाइम में भी ये चीजें भूल नहीं जाए लोग कि हाँ असली भारत क्या था। देखो गौरांग जी, असली भारत को खोने के लिए तो बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र होते हैं। हम उनके कारणों पर जाएंगे तो विश्लेषण में कई घंटे बीत जाएंगे। सही बात। लेकिन अब बात ये है, अभी जो है उसको पकड़ लें और इसको आगे बढ़ाएं। वापस असली भारत की जो सोई हुई आत्मा थी, इसको दूसरे शब्दों में कह देंगे कि खोई हुई आत्मा थी, तीसरा कह देंगे मरी हुई आत्मा थी, वो कैसे बीतेगी, असली वापस कैसे दिखेगी? वो ऐसे दिखेगी कि ये असली आत्मा भारत के प्राकृतिक स्थानों में बसी है और असली आत्मा युवाओं के जोश में बसी है। और युवाओं का जोश जिस दिन ये नशों के आदी हो जाएगा, जिस दिन ये कोका कोला, पेप्सी और बर्गर में आनंद ढूंढने लगेंगे,
जिस दिन ये डिस्को पब में जाकर के, कसिनो में जाकर के अपनी जवानी खत्म करने लगेंगे, उस समय आप कल्पना भी मत करो कि असली भारत वापस आ सकेगा। उस समय युवा लोग 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 साल तक तो गुरुकुलों में पढ़ करके ऐसे विद्वान बनते थे कि उनके बराबर का पृथ्वी पर कोई नहीं होता था। भगवान कृष्णचंद्र जी भी तो मनुष्य ही थे, आपकी हमारी तरह दो हाथ थे। उनको आज भी 5316 सालों के बाद आज हम याद क्यों कर रहे हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी भी तो मनुष्य के जन्म में थे। वो भगवान तो इसीलिए कहलाए कि उनके कर्म इतने ऊंचे लेवल के थे कि उनके बराबर कोई महर्षि वाल्मीकि को हीरो ही नहीं दिखा। इसीलिए उनको हीरो को केंद्रित करके वापस उन्हीं के इर्द गिर्द पूरे जीवन की शिक्षा देने के लिए रामायण नाम का बहुत बड़ा महाकाव्य रचित किया। ऐसे ही वेदव्यास जी को कृष्ण जी के बराबर का कोई हीरो नहीं दिखा। उसके आगे उन्होंने विशेषण लगाया योगेश्वर। यत्र योगेश्वर श्री कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर। ये गीता का श्लोक है, इसका महाभारत का गीता के पाठ का। वो ये कह रहे हैं जहां पर योगेश्वर कृष्ण है वहां पर अर्जुन है। अब ये योगेश्वर परंपरा से कैसे लगा दिया? इन्होंने लगाया कि योगेश्वर का मतलब ये नहीं होता कि योग का ईश्वर, योग का ईश्वर तो परमात्मा है, लेकिन कृष्ण के आगे इसलिए लगाया कि कृष्ण के बाद आइडियाज बहुत गजब के थे। और इतने गजब के आइडिया थे कि 176 वर्ष का भीष्म पितामह भी जब वो कौरवों का सेनापति बना तो ब्रह्मचर्य से, योग से ही उनकी आयु उस समय बढ़ती थी। आज हम वो नहीं कर रहे हैं। आप देखो 50-60 साल में और 70 साल में खटिया पकड़ लेते हैं। 50-60 तो दूर की बात है, मैंने 40-40 साल के लोगों की स्थितियां बहुत खराब देखी। तो वहां पर वो कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े आइडियाज उनके पास थे। भगवान कृष्ण के पास विदुर भी परेशान हो जाता था तो उनके पास आता था। विदुर नीति में बहुत बड़ा विद्वान था। भीष्म पितामह बहुत बड़े पितामह थे, उनके सबके बुजुर्ग थे, लेकिन वो भी जब अटक जाते तो कृष्ण जी के पास आते। तो हम सोचते क्या है कि योग तो केवल फिजिकल एक्सरसाइज का नाम है, प्राणायाम का नाम नहीं, योग युक्ति का भी नाम। यूनियन कहते हैं, युक्ति आइडियाज, और ऐसा परफेक्ट आइडिया कि बाद में जाके उस आइडिया के उस निर्णय पर आपको पछतावा नहीं हो। ये कैसे होगा? तो ये योग से होगा, और योग करेंगे तो असली आत्मा वापस लौट कर आएगी। ऋषियों के विचारों को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें, योग से संबंधित किसी बाहर के लेखकों की पुस्तकें ना पढ़ें। बाहर के लेखकों की पढ़ने की बजाय भारत के लेखकों की पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें। उपनिषदों के लिए सबसे पहले मैं लोगों को कहूंगा अपने ईशोपनिषद को जरूर पढ़ें। ईशोपनिषद ईश के निकट प्रश्न मुंडक मांडुक्य इतरे तैत्तिरीय छांदोग्य और बृहदारण्यक श्वेताश्वतर, 11 उपनिषदों में ईशोपनिषद को पढ़े। योग के कुछ पार्ट को इसमें समझाया है थोड़ा थोड़ा सा। फिर उसके बाद योग दर्शनों में 6 दर्शनों की परंपरा हमारे भारत में चलती है, 6 दर्शनों की, जिसमें योग, सांख्य, न्याय वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा 6 होते। तो योग दर्शन का अच्छी ढंग से स्वाध्याय करें। सरल पुस्तकें मिल जाती है उसको पढ़ने की। पूज्य स्वामी रामदेव जी ने भी अपनी तरफ से व्याख्या करके हमारे पूरे समाज को एक अच्छी योग दर्शन की पुस्तक दी, वरना योग दर्शन की पुस्तकें बहुत कम मिला करती। तो स्वामी रामदेव जी का हमारे भारत में युवाओं के लिए बड़ा योगदान है। तो हम सबको योग दर्शन की कोई भी एक अच्छे लेखक की पुस्तक लेकर के पढ़नी चाहिए। इसके प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। 195 सूत्रों में इतनी पवित्रता हमारे भीतर, अगर हम ढंग से कुछ महीने पढ़े इसका, 2-3 महीने, इतनी पवित्रता अंदर जागेगी, हम सोचेंगे हम कैसा जीवन जी रहे थे। जीवन का 95% पार्ट तो हमने देखा ही नहीं था। सही बात। वो 95% पार्ट तो अब योग दर्शन देखने के बाद जाके पता लगता है। तो इस तरह से भारत वापस आ सकता है, युवाओं की अगर शक्ति जाग जाए। योग रोज करें, प्रत्येक युवा सुबह जल्दी उठे, योगाभ्यास करे, अपने शरीर को स्वस्थ रखे, नशों से दूर रहे, मांसाहार से दूर रहे, और अच्छे पवित्र विचार करें, मॉरल वैल्यूज का पालन करें, सत्य का पालन करें, चरित्रहीन ना रहे, चरित्रवान बने रहे। तो इन सबको करके वापस पुराना भारत, प्राचीन भारत, भारत की आत्मा फिर जगाई जा सकती है। और हम केवल ये युवा ही कर सकते हैं। न बच्चों से ज्यादा उम्मीद करें, न बूढ़ों से करें। बच्चे तो देश का भविष्य है, उनको बचपन से योग के संस्कार लाएं। इस तरह से मेरा समय होने ही वाला है। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे एक ही है कि जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जो युवा लोग हैं, जो इस समय में आगे अपना प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, पर अभी एक तरीके से उनके पास कुछ दूरदर्शिता नहीं है, और अगर वो सोचते हैं कि उनको योगा में अपना करियर आगे बढ़ाना है, तो क्या आप उनको टिप्स देंगे कि वो इस चीज में आगे बढ़ पाए? देखो, योग में करियर बनाना आज की तारीख में बहुत सरल इसीलिए है क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो बहुत सारी
अफेयर्स भी देखना पड़ता है, मैथमेटिक्स भी, जनरल साइंस भी, बहुत सारी चीजें, अखबार को लगातार देखना ही पड़ता है। और इतना कि किसी दिन खिचड़ी बन जाती है कि ये करें कि ये करें। करंट अफेयर्स के रोज के 500 क्वेश्चन भी पढ़े जाए तो भी कम है। सही बात। लेकिन योग में अगर इन बातों को थोड़ा हम देखें तो हमें भारत सरकार का एक आयुष मंत्रालय भी बना हुआ है, वो एक परीक्षा कंडक्ट कराता है। उन्होंने एक बोर्ड बना रखा है जिसको YCB कहते हैं, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड। जो लोग करियर बनाना चाहते हैं उन लोगों की विशेष बात कर रहा हूँ। तो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड हमारे लिए योग की एलिजिबिलिटी की परीक्षाएं आयोजित करवाता है। स्किल, जिसको स्किल एग्जाम कहते हैं, वो स्किल एग्जाम को 3 लेवल में कराता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो हम किसी भी एक लेवल को, उसका सिलेबस भी उसकी वेबसाइट पर है, उसको देखें, घर में तैयार करें। नहीं कर सकते, मैं पूरे अजमेर में निशुल्क इसकी YCB की तैयारी करवाता हूँ। प्रत्येक रविवार को निशुल्क कक्षा लेता हूँ, वीडियो कॉलिंग से भी देता हूँ। जो लोग जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल निशुल्क जुड़ सकते हैं, इसकी कोई शुल्क नहीं है। कॉन्टेक्ट, आपका कॉन्टेक्ट बता दीजिए अगर कोई भी आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9828650092। फिर से बोल रहा हूँ 9828650092। रविवार को प्रातःकाल हम 8 बजे से 10 बजे तक की इस कक्षा को रखते हैं और निःशुल्क रहता है। और 2 बार वीडियो कॉलिंग से हम चलाते हैं। इसकी ठीक ढंग से हम तैयारी भी करवाते हैं और अच्छे ढंग से व्यक्ति अगर सीख जाता है 2-3-4 महीनों में, इसकी परीक्षा होती रहती है, पूरे साल भर में होती रहती है। कभी भी जब आपको तैयारी लगे उसकी परीक्षा का फॉर्म भर दो, परीक्षा हो जाएगी। भारत के अलग अलग हिस्सों में होती रहती है, अजमेर में भी होती है। इस तरह से इसको करें। फिर आसपास के किसी डिग्री डिप्लोमा करने के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, चाहे आप पत्राचार से भरें, चाहे आप कोटा वाले से, नागौर वाले से। भारत में बहुत सारे करवाते, राजस्थान में भी बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, अजमेर में भी MDS हैं। लेकिन यहाँ से भी पत्राचार से नहीं हो पाता है, यहाँ तो नियमित जाकर के आपको सीखना पड़ता है। हम पतंजलि की खूब सारी कक्षाएं चलाते हैं अजमेर में। पूरे अजमेर जिले में लगभग 70 से 80 कक्षाएं चलती है। और अभी अजमेर में भी 20, पूरे शहर में भी 20 से 22 कक्षाएं चलती है। क्या बात। अभी एक नई कक्षा हमने और शुरू करी है पुलिस लाइन में, एक नई कक्षा भी 7-8 दिन पहले शुरू करी है, जो हमारे विनायक कोठी, जो कि आगरा गेट चौराहे पर हमारी चलती है। इस तरह से हम योग निःशुल्क भी सिखाते हैं और बहुत सारे लोगों को सिखाते हैं। कोई इन कक्षाओं में नहीं आ सकता, फिर उनके यहाँ सिखाने चले जाते हैं घर पे, ऐसी भी स्थितियां है। तो कुल मिलाकर के आज के इस योग के सत्र में योग के कुछ आसनों के कुछ लाभ बता देता हूँ, ताकि लोगों को पता लग जाए कि इतने सारे आसन है, किसका क्या लाभ है। सुन लो काम की बात, योगासन के बहुत है लाभ। सुन लो काम की बात, योगाभ्यास के बहुत है लाभ। तन मन रखे निर्विकार, करें रोज सूर्य नमस्कार। तन मन रखे निर्विकार, करें रोज सूर्य नमस्कार। अंतर मन में हो अनुशासन, जब हम करते पद्मासन। भोजन का हो अच्छा पाचन, नित्य करे जो वज्रासन। भोजन का हो अच्छा पाचन, नित्य करे जो वज्रासन। प्राणायाम से इम्यूनिटी बढ़ती है। वो कह रहे हैं करें फेफड़े अच्छा काम, रोज करेंगे प्राणायाम। करें फेफड़े अच्छा काम, रोज करेंगे प्राणायाम। ओज से मस्तक दमकाती, बड़े काम की कपाल भाती। ओज से मस्तक दमकाती, सर्व रोग हरि कपाल भाती। ओज से मस्तक दमकाती, बड़े काम की कपाल भाती। स्नायुओं में रहे तरी, जब हो गुंजित भ्रामरी। लंबाई का पाता धन, नित्य करे जो ताड़ासन। रीढ़ में आए लचीलापन, रीढ़ में आए लचीलापन। नित्य हल आसन, नित्य करे जो हल आसन। सर्व अंग पुष्टि का साधन, होता है सर्वांगासन। सर्व अंग पुष्टि का साधन, होता है सर्वांगासन। जिनके घुटने मिलते हैं उन लोगों के लिए कह रहे, जोड़ों का अच्छा संचालन। चलते चलते कई सारे लोगों को घुटने मिलते हैं। आप स्पोर्ट्स के रहे, आपको अच्छे ढंग से पता होगा, वो दौड़ भी नहीं पाते। अकेला गरुड़ासन 7 दिन करा करके उनके घुटने ठीक हो गए। जोड़ों का अच्छा संचालन,
नित्य करे जो गरुड़ासन, उदर अंगों का हो नियमन, जब हम करते मयूरासन, याददाश्त होती अनुपम, जो नित्य करता शीर्षासन, कमर लचीली का साधन, बनता है त्रिकोणासन, चौड़ी छाती का साधन, रोज लगाओ दंडासन। दंड बैठकों की बात करते हैं। अभी युवा लोग सोचते हैं जब तक मेहनत नहीं हुई पावर योग, अरे इस योग में इतना ही ताकत लगती है कि आपको मजा आ जाएगा। दंड बैठक 5-7 लगाएंगे तो ऐसे थकान हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि कुछ किया है, बहुत मेहनत करी है। ये कह रहे हैं छाती चौड़ी करना चाहते हैं, बहुत फुलाना चाहते हैं, तो क्या करें, प्राणायाम करें, दंड लगाएं, उठें तो सही। वो कह रहे हैं चौड़ी छाती का साधन, रोज लगाओ दंडासन, मन का होता शुद्धिकरण, जब लगता है सिद्धासन, हो थकान का पूर्ण शमन, अंत में कर लो शव आसन, और अंत में रख लो याद बात। मैचिद पतंजलि ने अष्टांग योग में यम भी बताया, नियम भी बताया, 5 डूज है, 5 डोंट्स है। आजकल ये करेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट की खूब कक्षाएं होती हैं, वो लोग बताते हैं डूज क्या डोंट्स का। स्वेट मार्टन की खूब पुस्तक है, कहाँ से निकली, यहीं से तो निकली है, भारतीय दर्शन से, कहीं बाहर से कोई निकली थोड़ी है। तो वो कह रहे हैं और अंत में रख लो याद, यम नियम बिन बने न बात। सत्य तो बोलना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, नशों को छोड़ना पड़ेगा, चोरी नहीं करनी पड़ेगी, ये तब करेंगे। नहीं तो सुबह सुबह तो प्राणायाम कर लिया, सारा दिन गड़बड़ कर रहे, खाने में भी उल्टी सीधी बातें, बोलने में भी खराब, विचार भी गलत, कहां से योग काम करेगा, हो ही नहीं सकता। पवित्र तो फिर पूरा ही पवित्र होना पड़ेगा। और अंत में कह रहे हैं और अंत में रख लो याद, यम नियम बिन बने न बात। मैसेज दे रहे हैं अपना, करें योग का नित्य प्रयोग, दूर रहेंगे सारे रोग, करें योग का नित्य प्रयोग, दूर रहेंगे सारे रोग, आदि व्याधि से न होंगे त्रस्त, आदि व्याधि से न होंगे त्रस्त, तन मन होगा पूरा स्वस्थ। आदि और व्याधि, शरीर की और मन की दोनों बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो इस तरह से योग के विशेष रूप से आपको कुछ लाभ इन एक रचना में आपको बताए, इससे काफी सारा मैसेज जाता है, सब लोगों को योग के प्रति प्रेरणा मिले, युवाओं को फालतू के काम छोड़ करके योग को। ये छोटी सी डिबिया में क्या लोग अपना भविष्य ढूंढते हैं, मोबाइल को पकड़ा 2-2 5-5 मिनट, अरे घुस ही जाएगा क्या अंदर, ऐसे सोचते हैं, अरे क्या करियर इसमें बनेगा। हाँ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ी देर इसका प्रयोग कर लें, टेक्नोलॉजी है, अच्छी बात। हमारे साथ खंडेवाल जी ने हमारे को मैसेज किया है कि योगा का टाइमिंग बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, मतलब चेंज ये हर चीज के लिए कि आपका खाने का भी समय सेम होना चाहिए, आपको उठने का समय, सोने का समय, हर चीज का समय सेम होता है, तो आपकी बॉडी उस मैकेनिज्म से घूमती है, तो जितना फायदा मिलना चाहिए वो मैक्सिमम से मैक्सिमम। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि योग निश्चित रूप से रोज एक समय, सुबह 6 बजे कर रहे हैं तो रोज आप आदत डालें 6 बजे। ऐसे नहीं होना चाहिए किसी दिन 7 बजे कर रहे हैं, किसी दिन 8 बजे कर रहे हैं, किसी दिन शाम को कर रहे हैं, मजबूरी अलग बात है, लेकिन नियम तो यही बना के रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे अलार्म परमात्मा ने सेट कर रखा है, आप ऐसा सोचें कि रोज मुझे 6 बजे ही करना है, टाइम से उठना है, ऐसे करें। आज का हमारा समय पूरा हो गया है। आज हमने जो आचार्य जी से इतनी चीजें सीखी हैं कि मैं आशा करता हूं कि जो लोग इसमें देख रहे हैं, आज जिन लोगों ने ये पूरा देखा और आगे भी देखेंगे, 1 या 2 चीजें तो इस चीज में लेके अपनी जिंदगी में परिवर्तन सब लेके आएंगे, इसी आशा के साथ। एक संदेश याद रख ले, मैं एक पंक्ति बता रहा हूं, तुम करो योग अभ्यास तन मन सुधरेगा, हम करें योग अभ्यास जीवन सुधरेगा, आज सुधरेगा नित सुधरेगा, सुधरेगा नित सुधरेगा, हम करें योग अभ्यास जीवन सुधरेगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले हफ्ते मंडे को इसी शो में। थैंक यू।